नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था अब एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 2026 से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की है। सबसे बड़ा बदलाव कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार होगी और पहली परीक्षा में बैठना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही छात्रों को परफॉर्मेंस सुधारने का मौका, कंपार्टमेंट सिस्टम में लचीलापन, कक्षा 12वीं में डिजिटल ऑन स्क्रीन मूल्यांकन और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट स्पेसिफिक मूल्यांकन जैसे अहम सुधार किए जा रहे हैं। सीबीएसई का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य है परीक्षा के दबाव को कम करना, मूल्यांकन को ज्यादा सटीक बनाना और छात्रों को एक और अवसर देना। तमाम सवाल हैं कि क्या 2 बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न और उद्देश्य क्या है, स्कूल, शिक्षक और छात्र इसके लिए कितना तैयार हैं और क्या ये सुधार जो भारत की शिक्षा है उसको एक तरह से फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। इन तमाम सवालों पर और भी अलग अलग पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपका स्वागत है और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल GK2 दिल्ली और साथ ही डायरेक्टर हैं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर भारद्वाज, शुरुआत आपसे ही है और जाहिर तौर पर जो बेसिक्स हैं उन्हें ही हम समझेंगे आपके जरिए। सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार कराने का फैसला लिया। पहली परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। सबसे पहले थोड़ा आप समझाइए कि इस सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसका मूल उद्देश्य क्या है। प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीबीएसई ने इस पर जो एनईपी की जो रिकमेंडेशन थी कि बच्चों को स्ट्रेस कम हो, उनको सुधार करने का मौका दिया जाए, उस पर ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय इतना सटीक निर्णय है कि जो विचार बच्चों के आज हमारे पास हैं, उन विचारों के हिसाब से वो जो परीक्षा अभी तक मैच की हुई है उससे हमको जो पता चला है बच्चे बहुत रिलैक्स मूड में थे। अब ये इशू हम लोगों ने क्यों किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एनईपी के कारण हम लोगों ने लिया। हम लोग ये देख रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर रहता है परीक्षाओं का, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और उनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ दबाव है, तो वो दबाव में शायद अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए सीबीएसई ने निर्णय लिया कि हम एक परीक्षा और कराएंगे और उस परीक्षा के नियमों में ये कहा गया कि विज्ञान, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, मैथ्स और एक लैंग्वेज में से किसी 3 विषयों में अगर कोई बच्चा चाहे तो वो अपने को इम्प्रूव कर सकता है। एनईपी की रिकमेंडेशन भी ये है कि बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो प्रथम एग्जामिनेशन जो होगा वो तो उसका एग्जाम हो ही गया, मस्त हो गया। अब इम्प्रूव तभी करेगा वो जब पहले के एग्जाम में बैठ चुका होगा। तो इसलिए एक दूसरे एग्जाम की परिकल्पना की गई और ये तय किया गया कि प्रथम एग्जाम के खत्म होने के कुछ समय के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तब बच्चों को एक द्वितीय अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जहां पर कि अगर वो चाहें तो अपनी जो परफॉर्मेंस है कुछ विषयों में वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, अगर आपके नज़रिए से समझें तो एक स्कूल लीडर और प्रिंसिपल के तौर पर आप कई साल से बोर्ड परीक्षा का जो दबाव छात्रों पर रहा है, इससे जुड़ा जो तनाव है उसे भी आप देखती आ रही हैं। आपके अनुसार जो 2 बार बोर्ड परीक्षा है वो वास्तव में छात्रों के तनाव को कितना कम कर पाएगी? जो 2 बोर्ड परीक्षा है उससे बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। कई दफा ऐसा नहीं होता कि बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाते, पर ये इतना हाई स्टेक एग्जाम होता है कि कभी किसी बच्चे की तबीयत खराब है या बच्चों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या घर में कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अगर पहला वाला इम्तिहान ठीक से नहीं दे पाए, उनको लगता है कि पूरे साल उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है बट उस दिन वो उनको मौका नहीं मिला बहुत अच्छे से इम्तिहान देने का, तो उनको एक मौका और दिया जाएगा इम्तिहान देने का। तो ये जो एक बहुत हाई स्टेक 5 दिन होते हैं वो उसमें से वो निकल के उनको एक और जो मौका मिलेगा उससे एक बहुत ज्यादा बच्चों को एक सेटिस्फैक्शन है और एक बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि
ठीक है, हम लोग दोबारा भी इसको देख सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि इसको पेरेंट्स को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि मेरे बच्चे के पहले वाले में तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब इसको इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए मैं दोबारा से अपने बच्चे को बोलूँ कि एक दफ़ा और इम्तिहान लो, या बच्चे भी ऐसा सोचने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे सर ने कहा कि पहला इम्तिहान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा आपने पहले बार ही इम्तिहान दे लिया और आपको लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, तो उससे ही वो प्रेशर पहले वाले इम्तिहान पे मतलब कम हो जाएगा। पर इसको हमें इस तरीके से नहीं लेना कि हमें दोबारा से जब इम्तिहान देना है, तो पहले वाला इम्तिहान हमने सीरियसली नहीं लिया, या हमको ज़्यादा मौका मिल गया और ज़्यादा पढ़ाई करने का, या ज़्यादा टाइम मिल गया, वो सब नहीं सोचना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर भारद्वाज, अगर हम और बारीकियां समझें नए पैटर्न को लेकर, तो सीबीएसई ने ये भी कहा कि पहली परीक्षा पास करने वाले छात्र जो साइंस है, मैथ्स है, साथ ही सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है, और लैंग्वेजेस में से अधिकतम 3 विषयों में अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से छात्रों को लाभ पहुंचाएगी? देखिए, टोटल जो सब्जेक्ट हमारे जो ऑफर किए जाते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं सामान्यतः कक्षा 10 में। 2 लैंग्वेज होती हैं और 3 हमारे साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस हमारे होते हैं। अब हम भी बच्चे से ये आशा करते हैं कि जब हमने उसको सेकंड एग्जाम का मौका दिया तो उसको प्रथम एग्जाम को आसान नहीं समझना चाहिए या आसानी से नहीं लेना चाहिए कि मैं ठीक है इसमें परफॉर्म नहीं करूंगा तो सेकंड में चला जाऊंगा। वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी करता है और इस परीक्षा में बैठता है। तो लगभग 60% सब्जेक्ट्स में हम उसको इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। 5 में से 3 विषय वो ले सकता है। तो नियम 4 में से 3 विषय लेने का, क्योंकि 2 लैंग्वेज हैं तो हम उसको 1 मानकर अगर चलते हैं, तब हम कह रहे हैं कि 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट में वो बैठेगा बच्चा और अपने को इंप्रूव कर पाएगा। ये केवल अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना यह है कि इस अपॉर्चुनिटी मात्र से बच्चों की परफॉर्मेंस प्रथम एग्जामिनेशन में बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे स्ट्रेस फ्री माहौल में परीक्षा दे पाएंगे। उनको ये जरूर ज्ञात होगा कि हमारे को एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हमने परीक्षा में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इससे मेरा मानना है और बच्चों का भी मानना है, बच्चों का कहना भी है कि केवल एक अपॉर्चुनिटी मात्र से हमको ये ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो 3 विषयों में अगर बच्चे इंप्रूव करते हैं किसी वजह से, उनको लगता है, तो ये मैक्सिमम 3 विषय हैं। वो 1 में भी कर सकते हैं, वो 2 में भी कर सकते हैं, वो 3 में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो उनका प्रदर्शन है वो बेहतर हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा हुआ होगा, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो अपनी कक्षा 11 और कक्षा 12 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए फिर तैयार हो पाएंगे। जी। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, स्कूल स्तर पर अगर इसे देखें तो 2 बोर्ड परीक्षाओं के बीच पढ़ाई की योजना, रिवीजन और असेसमेंट काफी अलग तरह से करना होगा क्या? क्या स्कूल और शिक्षक इस बदलाव के लिए जो एकेडमिक रूप से हम कहें तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल तैयार हैं। और जो सबसे बड़ा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में सर ने निकाला है वो यही है कि एग्जाम्स भी जल्दी हो रहे हैं। फरवरी में, मिड फरवरी में जैसे शुरू हो गए, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो अक्सर क्या हुआ करता था कि 11वीं क्लास फुल फ्लेजेड जो है वो जुलाई से ही शुरू होती थी, क्योंकि मई तक तो बच्चों के इम्तिहान आते थे, फिर उसके बाद जून में छुट्टी हो जाती थी। तो एक्चुअल जो पढ़ाई होती थी वो बच्चों की जुलाई से शुरू हो पाती थी। इसकी वजह से क्लास 11 जो है एक मोस्ट डिफिकल्ट क्लास बन के रह जाती थी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा हो जाता था, थोड़ी उसकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता था 11th का, पर वक्त सबसे कम मिलता था क्योंकि 10वीं 12वीं भी जल्दी शुरू करनी होती है। तो उससे क्या होता था, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता था। पर अभी 2 बोर्ड्स में जब बच्चों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अभी उनके एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी उनका मार्च में सेशन भी शुरू हो सकता है। और बच्चे जो है जब आएंगे वापस, मतलब जिन्होंने दूसरा इम्तिहान भी दिया, उनका रिजल्ट भी टाइम से निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा बच्चों को। जिन बच्चों ने पहले इम्तिहान का फायदा उठा लिया, वो बच्चे तो पूरा कैलेंडर ईयर पढ़ ही सकते हैं। नहीं तो एक टर्म 3 महीने का होता है, जैसे
एक क्वार्टर वो बच्चों का बिना पढ़ाई करे निकल जाता था, तो 11th बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती थी। 11th मुझे लगता था कि 12वीं से ज्यादा डिफिकल्ट जो कक्षा है वो 11वीं की हो जाती थी। तो अब वो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस भी आ जाएगा उससे। और सीबीएसई ने भारद्वाज सर ने बच्चों का, स्कूल्स का, सबका ख्याल रखा है, टीचर्स का भी ख्याल रखा है। तो जो असेसमेंट्स हैं उसमें भी बदलाव लेके आए हैं, उसके टाइमलाइंस में भी बदलाव लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि सब जो है वो काफी सक्सेसफुल होगा। हम सबको होपफुल रहना चाहिए इसके लिए। ठीक है। डॉक्टर भारद्वाज, तो क्या इसे ऐसे भी समझे कि पहली परीक्षा के बाद जो छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी में आते हैं उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, तो ये व्यवस्था छात्रों के लिए जो फेल होने का डर है उसे कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। और ये फैसला किया सीबीएसई ने कि जो साइंस है और सोशल साइंस है उसकी आंसर शीट्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जांचेंगे, तो ये बदलाव मूल्यांकन की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाएगा? हाँ प्रीति जी, आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कि जो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो अगर कंपार्टमेंट उनकी आती है तब भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी पहले भी हमारी मिलती थी। लेकिन जैसे डॉक्टर ज्योति ने भी आपको बताया कि पहले ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये उनको 15 जुलाई को मिलती थी और उसका फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रिजल्ट आता था और उसके बाद क्लासेस होती थी। अब हमारे 15 मई को परीक्षाएं हो जाएंगी और 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 जुलाई से बच्चे अपनी कक्षाएं जो हैं वो कक्षा 11 की प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी बहुत विशेष बात है वो ये कि जो हमारी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज में भी जो हिस्ट्री है और जो ज्योग्राफी है और दूसरे पार्ट्स हैं, उसमें क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स हैं वो एक ही टीचर, मान लीजिए अगर मैंने बीएससी फिजिक्स से की या एमएससी फिजिक्स से की, तो मैं फिजिक्स का तो हूँ, फिजिक्स मैंने पढ़ी है, केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तो उससे अमूमन हम लोगों ने ये देखा कि कई बार ऐसा होता था कि टीचर्स को जब वो विषय की कॉपी इवेल्युएट करते थे, वो जबकि टीजीटी साइंस है और साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लेकिन वो फिर भी दो विषय में तो पारंगत होते थे और एक विषय में पारंगत नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में उनको इवैल्यूएशन करने में दिक्कत होती थी। तो ये तय किया गया कि हम पूरे प्रश्न पत्र को 3 पार्ट में, साइंस में और सोशल साइंस में 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे और जो विषय के जो विशेषज्ञ टीचर्स हैं वो ही उस पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे, अगर हम ये कहें कि 33% क्वेश्चन जो है एक व्यक्ति करेगा साइंस में या 25% क्वेश्चन एक व्यक्ति करेगा, एक विशेष विशेषज्ञ करेगा और वो ही करता चला जाएगा, तो अगर मेरे को 25% क्वेश्चन बार बार इवैल्यूएट करने पड़ते हैं तो मेरी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मैं सही रूप से करूंगा उनको इवैल्यूएट, तो जो हमारा मूल्यांकन है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो जो बच्चों की समस्याएं बाद में होती थी कि शायद हमारा मूल्यांकन सही नहीं हुआ, हमको कुछ नंबर ज्यादा मिलने चाहिए थे या वो ठीक इवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो वो सारी समस्याएं हमको नजर आती हैं कि इस प्रावधान से समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। इस पर डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपका क्या कहना है, क्योंकि कई बार छात्रों और अभिभावकों की शिकायत रहती है कि जो आंसर शीट्स हैं उनका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता। आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मूल्यांकन है इस भरोसे को मजबूत करेगा लोगों में? ये बिल्कुल करेगा और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं तो ये कहूंगी कि पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल्स इसके बारे में कंप्लेन करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि सीबीएसई के जो मूल्यांकन करती हैं टीचर्स वो अलग अलग स्कूल्स में ही पढ़ाया करती हैं। तो उसमें मूल्यांकन में मतलब सीबीएसई की कोई गलती नहीं होती है। और दूसरी बात है, बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे हमारे स्कूल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9वीं 10वीं को पढ़ाने के लिए अलग टीचर्स हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए भी अलग अलग टीचर्स हैं। और वही टीचर्स अपना अपना पोर्शन जो है वो चेक करती हैं, क्योंकि अगर किसी ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा तो उसने शायद 10वीं के बाद ही ज्योग्राफी नहीं पढ़ा कभी भी, ना 11वीं 12वीं में पढ़ा, ना उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं हालांकि मार्किंग स्कीम और सब कुछ दिया जाता था, वो हो सकता है टीचर से कुछ गलती हो जाए वहां पे। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स में, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखें दिल्ली के, या बहुत सारे स्कूल्स में सोशल साइंस और जनरल साइंस के ही टीचर्स होते हैं, तो वो ट्रेंड होते थे। पर कहीं कहीं अगर मतलब नहीं होता था
तो वहां दिक्कत आती थी। किसी किसी स्कूल से अगर टीचर्स वो उस तरीके से उन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए, तो अब ये सुपर स्पेशलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे और उसमें करेक्शंस भी नहीं होंगी, तो अच्छा रहेगा वो। बिल्कुल। डॉक्टर भारद्वाज, कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम की ओर भी बढ़ रहा है। अब अगर आगे की दिशा की बात करें तो क्या लग रहा है कि इसके जरिए स्पीड, पारदर्शिता और त्रुटियों में कमी, ये सब कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? प्रीति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सीबीएसई की तरफ से। हम 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन ओएसएम के माध्यम से करेंगे। मुझको ऐसा महसूस होता है विश्व में इतना बड़े नंबर पर कभी ओएसएम और इस तरीके की परीक्षाओं में नहीं हुआ होगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इसको एक सक्सेसफुल मॉडल हम बनाएं, और जहां हमारे यहाँ एआई सबमिट हो रही है और उसमें अगर हम डिजिटल की बात ना करें आज के दिन में, तो ये मुझको बहुत महसूस होता है कि हम कहीं पीछे रहने वाले हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों का जो प्रयास है वो ये प्रयास है कि हमारी जो परीक्षाएं होती हैं, जो मूल्यांकन होता है, आप देखिएगा कि हमारे 1 जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू होते हैं और लगभग 15 फरवरी तक चलते हैं। 15 फरवरी के करीब हमारी परीक्षाएं शुरू होती हैं और ये लगभग 10 अप्रैल 11 अप्रैल तक चलती हैं। उसके बाद भी 20 दिन 25 दिन हमारा मूल्यांकन चलता है। तो पूरे सिस्टम के ऊपर, वो स्कूल्स हो, वो बच्चे हो, वो टीचर्स हो, वो बोर्ड हो, जनवरी से लेकर अगर हम देखें तो हम अक्टूबर तक चले जाते हैं परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में, उनके रिजल्ट डिक्लेरेशन कराने में, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स, जो कि हम बाद में उनको रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद फैसिलिटीज देते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि मिस्टेक कहां पर होती है, प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं। मान लीजिए जब हमारा इवैल्यूएशन होता है तो इवैल्यूएशन हमारा होता है 80 नंबर की कॉपी है हमारी, या 70 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो उसमें जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक मार्क्स देते हैं, अवार्ड करते हैं, टोटलिंग करते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि पहले एक क्वेश्चन को अगर हमने 3 जगह पर नंबर देने थे तो उसके 3 नंबर दिए और उसका टोटल हम लेफ्ट हैंड साइड में करते थे। फिर वो लेफ्ट हैंड साइड से मेन पेज पर एक टेबल बनी होती है जिसमें केसेस होते हैं, उसमें उसके मार्क्स हम डालते थे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे के टोटल मार्क्स जो हैं वो 2 हैं, इस तरीके से। और फिर उनका जो वो वहां पर होते हैं, वहां 4 रोज होती हैं, उन चारों का रो का कॉलम जो है टोटल कर जो कॉलम होता है उसका टोटल मींस ग्रैंड टोटल हम कंप्यूटर पर अपलोड करते थे, या हमारा जो सिस्टम है उस पर अपलोड करते थे। तो इसमें टोटलिंग में त्रुटि होना स्वाभाविक था। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई क्वेश्चन बच्चे ने किया है लेकिन वो इवेल्युएट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन सब चीजों को तकनीकी के माध्यम से हमने समाप्त करने का प्रयास किया है। हमने अब ये जो टोटलिंग होगी या जो कंप्यूटर पर जो हमारे सिस्टम पर मार्क्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे आईटी सिस्टम के माध्यम से आएंगे, डिजिटली आएंगे। तो उसमें टोटलिंग का जो मिस्टेक होती थी, जो पोस्टिंग की मिस्टेक होती थी, ये सारी की सारी मिस्टेक जो है हमारी खत्म हो जाएंगी। दूसरा क्या होता था कि हम टीचर्स को वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि अगर 2 टीचर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं तो एक पहला टीचर दूसरे की और दूसरा पहले टीचर्स की आंसर बुक को दोबारा से चेक करेगा कि उसने नंबर सही जोड़े हैं या नहीं जोड़े, उसके बाद सही सारे इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन इवैल्यूएट होने के लिए तो नहीं रह गया, फिर वो मेन पेज पे सही आए हैं या नहीं आए, कंप्यूटर में सही गए हैं, वेबसाइट पे सही गए या नहीं गए। तो ये टाइम भी इवैल्यूएशन के अलावा हमारे इवैल्यूएटर्स को देना पड़ता था। अब ये समय खत्म हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि 20 आंसर बुक आपको 8 घंटे में इवैल्यूएट करनी है, तो आप समझिए कि कितना समय अब इवैल्यूएटर के पास होगा। उससे जो इवैल्यूएशन है उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो बच्चों को उनकी सही परफॉर्मेंस हम बता पाएंगे। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे और भी आयाम हैं, क्योंकि जब हमारी आंसर बुक एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तब हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लोग सड़क पर जाते हैं, कभी कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज अब हमारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी ये है कि हम बहुत सारे स्कूल्स हमारे विदेशों में हम उनकी सेवाएं पहले नहीं ले पाते थे। तो हमारे स्कूल जापान से लेकर घाना तक 26 देशों में बहुत अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, तो हम अब उनकी सेवाएं भी ले पाएंगे। तो फाइनली होगा क्या कि कम समय में हमारा जो इवैल्यूएशन है वो बेहतर होगा और हमारे जो टीचर्स हैं वो इवैल्यूएशन खत्म करने के बाद अपने स्कूल्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्लासेस में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग लर्निंग की, उस पर वो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बोर्ड के रिजल्ट के बाद भी जब कभी हम उनको वेरिफिकेशन के लिए हमको उनको बुलाना पड़ता था
वो नंबर हमारा लगभग नगण्य हो जाएगा, क्योंकि मुझको महसूस होता है कि ये जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का क्लास 12th में कॉन्सेप्ट था, ये अब इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन की बात होगी, रीवैल्यूएशन में भी क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, जब उनको टीचर्स को ज्यादा समय मिलेगा इवैल्यूएशन के लिए, तो वो भी जो बच्चों की समस्याएं हैं वो भी समाप्त होंगी। ठीक है। तो ये बहुत ही उत्तम जो प्रयोग है सीबीएसई की तरफ से, और इसमें मेरे को केवल फायदा और फायदा ही नजर आता है। ठीक है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आपकी नज़र में जो डिजिटल मूल्यांकन है, यानी सब कुछ डिजिटल होगा, इससे शिक्षकों को, जो टीचर्स हैं, उन्हें स्कूल से जुड़े रहते हुए कहीं ना कहीं मूल्यांकन में भाग लेने का एक अवसर मिलेगा। तो क्या आप इसे टीचर्स और पूरी शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल मॉडल मान रही हैं? बड़ा सुधार है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सुधार है। अभी भी जो हैं टीचर्स ही इवैल्यूएट करते हैं। सभी टीचर्स जो 10वीं और 12वीं पढ़ाते हैं, वो उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीबीएसई से कि अगर सीबीएसई को ज़रूरत है उनसे मूल्यांकन करवाने की, तो वो आते हैं आगे, और सारा डेटाबेस सीबीएसई के पास होता है, जिसमें क्वालिफिकेशंस टीचर्स के, वो कहाँ पढ़ाती हैं, स्कूल वाइज होता है, ये कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सब डेटाबेस सीबीएसई के पास होता है। तो टीचर्स तो जुड़ी रहती हैं और इससे उनकी बहुत ग्रोथ भी होती है, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी होती है। मैंने अपने पिछले 4 दशक के करियर में ये देखा है कि जो टीचर्स मूल्यांकन करती हैं, जाती हैं जब काम के लिए, सीबीएसई के काम के लिए, या प्रैक्टिकल्स करते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। वो बच्चों को एक अलग तरीके से गाइड कर पाते हैं। अब जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का सर ने इतनी बड़ी आपको वो बताई है, पूरा किस तरह से व्यवस्था करी जाएगी, इससे बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, इससे टीचर्स को भी और स्कूल्स को भी फायदा होने वाला है। जो टीचर अमूमन 13-14 दिन के लिए पहले बाहर रहती थी और उधर 10th और 12th की पढ़ाई भी शुरू हो जाती थी, दूसरी 10th और 12th की जो आने वाली है, तो अब वो टीचर सिर्फ 8 दिन 9 दिन बाहर रहेगी, तो उससे टीचर्स को और स्कूल्स को दोनों को फायदा होगा। वो लोग वापस अपने स्कूल में आ सकते हैं, एरर्स बहुत कम होंगे, बच्चे जो हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, वो अपना आगे एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका भी टाइम बचेगा, क्योंकि उसमें टोटलिंग जैसे एरर्स बचेंगे ही नहीं। तो बहुत ही एक अच्छा कदम है और एक सही समय पर लिया जा रहा है, और जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर भारद्वाज ने बताया था, शायद दुनिया में ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होगा जिसकी की ऑन स्क्रीन मार्किंग इस तरीके से होगी। और भी इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, बट उनके तो जो स्कूल्स है वो शायद 10% भी सीबीएसई के स्कूल्स नहीं है, तो वो लोग शायद करते हैं ये काम, बट जब सीबीएसई करेगा और एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो शायद पूरी दुनिया के लिए ये एग्जाम्पलरी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अंत में, क्योंकि समय अब कम है, डॉक्टर भारद्वाज, सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि 2026 में जो क्लास 10th हैं उनकी आंसर शीट्स का मूल्यांकन अभी भी फिजिकल मोड में ही होगा। तो ये फेज्ड अप्रोच है जो कि आपको लग रहा है ज़रूरी है। और दूसरा एक और बात है, जब हम बात करते हैं डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग जैसे मैकेनिज्म के लिए हमें स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो क्या सीबीएसई ने जो रूरल और रिसोर्स लिमिटेड स्कूल्स हैं उन्हें इस बदलाव के तहत सपोर्ट करने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है? प्रीति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो अब सोचना है वो है स्मार्ट एग्जाम, स्मार्टर इवैल्यूएशन, ये नए भारत की पहचान है। ऐसे में हमारे जो एफिलिएशन बायलॉज हैं, एफिलिएशन बायलॉज में ये लिखा गया है कि सारे इंस्टीट्यूशन के पास एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा आईटी का होना चाहिए। हमारे पास वो मिनिमम है। हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारा प्लान ये है कि हम स्कूल्स को भी मोटिवेट करेंगे कि आप अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, और अभी जो हम काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन जहां पर कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उन सबका इस्तेमाल हम अपने इस बार के ओएसएम के लिए करेंगे। जब जो बाकी स्कूल्स हैं जो हमारी दूसरी जगह पर हैं उनके पास भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे आने वाले समय में हम लगातार इस सिस्टम को प्रैक्टिस कर कर मजबूत करते रहें, और जहां पर जिस जगह की जिस चीज की कमी है उस चीज को हम स्कूल को पर्सनली गाइड करते रहें कि आप इस चीज को भी अपने यहाँ पर लेकर आए। तो जब वो सब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो जो हम फेस मैनर में अभी हमने 12th का एग्जाम की बात की है, ये इवैल्यूएशन की, वो 10th के ऊपर भी फिर हमारा जो है आ सकता है। और हमारा प्रयास ये होगा
कि कम समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ अगर हम मूल्यांकन कर पाते हैं और बच्चों को कंफर्ट में रख सकते हैं, स्कूल्स को कंफर्ट में रख सकते हैं, टीचर्स को कंफर्ट में रख सकते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में हम सोच सकते हैं, उनकी हैप्पीनेस के बारे में सोच सकते हैं, तो उसका प्रयास हमारी तरफ से लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने हेल्थ और हैप्पीनेस की बात की है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, अक्सर देखा गया कि एक परीक्षा में खराब प्रदर्शन छात्रों को का जो आत्मविश्वास है उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो आपके अनुभव में क्या दूसरा अवसर छात्रों के जो मेंटल हेल्थ है और मोटिवेशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है? और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें समझें तो क्या ये परीक्षा सुधार भारत की शिक्षा व्यवस्था को रटने से समझने की ओर एक तरह से बड़ा मौका साबित हो सकता है? मल्टी चांस लर्निंग की दिशा में हम जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, वही प्रयास है और बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे ले जाने का, कंटेंट बेस्ड लर्निंग से इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। जो रोट मेमोराइजेशन है या जो रटने की आदत बच्चों को होती है कि यही एक इम्तिहान है, सब कुछ रट के हम उसको दे दें, वो एक मौका दोबारा से बच्चों को देने का, एक समझने से देने का। और उसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम है, जो नया पाठ्यक्रम आया है, उसमें भी इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को बहुत ज़्यादा उस पे जोर दिया गया है और असेसमेंट भी उसी के हिसाब से। अभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल नहीं आते। पहले तो अगर कोई एनसीईआरटी से सवाल दूसरा आ जाता था तो पार्लियामेंट में ही क्वेश्चन हो जाता था कि आउट ऑफ सिलेबस है। अब तो सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, उसको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, उसी के तरीके के सवाल आएंगे। तो हम जो असेसमेंट के थ्रू बदलाव ला सकते हैं वो शायद अगर हम सिर्फ पेडागोजी या ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे तो वो नहीं आ पाएगा। बहुत बड़ा कदम है और मैं बधाई दूंगी सीबीएसई को, डॉक्टर भारद्वाज को, चेयरमैन सीबीएसई को, सेक्रेटरी सीबीएसई को कि उन्होंने इतना बड़ा बदलाव एकदम एग्जाम से इतने कम वक्त पहले कर दिया। अभी नहीं करते तो शायद इसका मौका कभी भी नहीं मिलता। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। डॉक्टर संजय भारद्वाज, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अगर देखें तो एक तरह से आज की चर्चा से ये साफ है कि सीबीएसई के ये जो परीक्षा सुधार है, एग्जाम रिफॉर्म्स हैं, वो सिर्फ पैटर्न बदलने के कवायद नहीं है। ये कोशिश है कि छात्रों को एक और अवसर दिया जाए, मूल्यांकन को ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाए और शिक्षा को भविष्य उन्मुख बनाने की कोशिश है। बदलाव हमेशा सवाल लेकर आते हैं, लेकिन सही संवाद, तैयारी और विश्वास के साथ यही बदलाव छात्रों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।